नमस्कार दोस्तों पिछली क्लास में हमने हिमालय का भारी आवरण, हिमालय की लंबाई, क्षेत्रफल, आकृति और अन्य देशों में हिमालय के परिचय को समझा था एवं हमने हिमालय की उत्पत्ति में हमने कोवर का भूसंतति सिद्धांत को समझा था एवं हैरी हेस के प्लेट विवर्तन सिद्धांत को अच्छे से समझा था। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का मुख्य जो टॉपिक है वो है ट्रांस हिमालय। ठीक है दोस्तों, ट्रांस हिमालय को पढ़ने से पहले हम हिमालय के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातों को समझ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, भारत का भौतिक विभाजन। ये मैप आपको दिख रहा है। तो भारत का भौतिक विभाजन 6 भागों में किया गया है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, थार का मरुस्थल, दक्षिण का पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। मैंने यहाँ लिख दिया है। पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, मतलब हिमालय पर्वतीय प्रदेश। ये हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, ये उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हो गया। ये उत्तर का विशाल मैदान जो गंगा का मैदान कहलाता है, ये दूसरा भाग हो गया। तीसरा प्रायद्वीप पठार, ये प्रायद्वीप पठार है, ये दक्कन का पठार, दक्षिण का पठार कहलाता है। चौथा थार का मरुस्थल, ये थार का मरुस्थल है, ठीक है, जिसे महान मरुस्थल भी कहते हैं। पांचवा तटीय मैदानी प्रदेश, ये तटीय मैदानी प्रदेश है, ब्लू कलर में, आसमानी कलर में आपको दिख रहा है, ठीक है। और छठा है द्वीप समूह, ये द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से भारत का भौतिक विभाजन 6 भागों में किया गया है। इसमें हम ये पढ़ रहे हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, जिसमें हिमालय आता है, और हिमालय के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। तो हिमालय में नेक्स्ट टॉपिक आता है सिडनी बुराड के आधार पर हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन का मतलब है कि प्रदेशों के आधार पर। तो मैंने यहाँ पर मैप में बता रखा है आपको। तो देखिए, सिंधु नदी ये बहती हुई जम्मू कश्मीर से बहती हुई यहाँ से हिमालय का विस्तार है। तो हिमालय को यहाँ से, ये दोस्तों ऊपर से नहीं, नीचे से जहाँ जहाँ से भारत की सीमा लगती है वहाँ से सिडनी बुराड ने इसको प्रादेशिक विभाजन के द्वारा समझाया था। दोस्तों सिंधु नदी से यहाँ से लेके और सतलज नदी का मतलब बीच का हिस्सा पंजाब में आता है, तो इसलिए इसको पंजाब हिमालय कहा गया है, जिसकी लंबाई दोस्तों 560 किलोमीटर है, ठीक है। दूसरा है, यहाँ पंजाब के बाद सतलज नदी पर पंजाब हिमालय का एंड हो जाता है, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कुमायूं हिमालय, जो कि काली नदी तक इसका विस्तार है। तो सतलज नदी से लेकर काली नदी तक 320 किलोमीटर की लंबाई तक कुमायूं हिमालय फैला हुआ है। इसके बाद काली नदी से लेके और तिस्ता नदी तक 800 किलोमीटर की लंबाई में नेपाल हिमालय फैला हुआ है, ठीक है। और तिस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी तक 720 किलोमीटर की लंबाई में असम हिमालय फैला हुआ है। मैं लिख देता हूँ असम। तो असम हिमालय की लंबाई 720 किलोमीटर, नेपाल हिमालय की 800 किलोमीटर, कुमायूं हिमालय की 320 किलोमीटर और पंजाब हिमालय की 560 किलोमीटर। दोस्तों ये एग्जाम में पूछे जाते हैं इसी प्रकार से जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ये भी पूछा जाता है पंजाब हिमालय किन नदियों के बीच में है, तो सिंधु नदी से और सतलज नदी के बीच में। कुमायूं हिमालय सतलज नदी के से और काली नदी के मध्य में है। नेपाल हिमालय काली नदी से और तिस्ता नदी के मध्य में है। और असम हिमालय तिस्ता नदी और दिहांग नदी के मध्य में है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपको। पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर की लंबाई है, सिंधु सतलज के मध्य। कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर की लंबाई, सतलज और काली नदी के मध्य। तीसरा नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर की लंबाई, काली और तिस्ता नदी के मध्य। चौथा असम हिमालय 720 किलोमीटर की लंबाई, तिस्ता और दिहांग नदी के मध्य, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ नदियों का नाम लिया है। दोस्तों सभी नदियाँ, भारत की जितनी भी नदियाँ हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में पूछा जाता है। तो नदियों का एक अलग से टॉपिक भी होगा, और साथ के साथ हर टॉपिक में हम इनको डिस्कस करेंगे, जिससे ये हमको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाए, क्योंकि नदियों से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक में जिन नदियों के बारे में पूछा है, जो बताया है, जिन नदियों का नाम आया है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सिंधु नदी, ठीक है दोस्तों, एशिया की सबसे लंबी नदी है। उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनकाबाब जलधारा से इसका उद्गम होता है। लंबाई 3610 किलोमीटर, और संगम, इसका जो मिलान होता है कहाँ पे जाकर मिलती है, अरब सागर में जाकर मिलती है। दूसरा सतलज नदी, उद्गम स्थान मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से, और भारत में प्रवेश कहाँ से होता है इसका, जास्कर श्रेणी से। ये दोस्तों बनी हुई है, ये जास्कर श्रेणी है, यहाँ पर सिप्ला दर्रा है, ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में, और सिप्ला दर्रे से होते हुए भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। और कहाँ पर जाकर मिलती है, चिनाब नदी में जाकर ये मिल जाती है। तीसरा दोस्तों काली नदी, इसे दोस्तों महाकाली भी कहते हैं, काली गंगा, और यूपी और उत्तराखंड में इसको शारदा नदी भी कहते हैं। ये दोस्तों उत्तराखंड के पिथौरागढ़, ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से ये इसका उद्गम होता है। 3600 किलोमीटर ऊंचाई से काला पानी स्थान है, वहाँ से इसका उद्गम होता है दोस्तों, ठीक है। और अधिकतर ये
उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में बहते हुए नेपाल की सीमा बनाते हुए भारत और नेपाल को अलग करती है। भारत और नेपाल के मध्य जो प्राकृतिक सीमा बनाती है ये काली नदी ही बनाती है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आती है तिस्ता नदी। तिस्ता नदी दोस्तों सिक्किम में बहती है और उद्गम इसका हिमालय के डोंगोक्या श्रेणी, एक डोंगोक्या श्रेणी होती है हिमालय में, अभी पढ़ेंगे हम। अभी हम ट्रांस हिमालय की श्रेणी पढ़ेंगे, धीरे धीरे हिमालय की सभी श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे। तो हिमालय की डोंगोक्या श्रेणी से जेलापला दर्रा कहाँ पर, सिक्किम में, वहाँ से ये भारत में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र में बांग्लादेश में जाकर मिलती है। यहाँ से बहते हुए पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है बांग्लादेश में जाकर। ठीक है दोस्तों। तो ये तिस्ता नदी हो गई। इसके बाद दोस्तों आती है दिहांग नदी। ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जो अरुणाचल प्रदेश में बहती है। और दोस्तों इसी के कारण ब्रह्मपुत्र नदी जब असम में बहती है तो वहाँ पर भी इसको दिहांग नदी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। ये हो गई हमारी इम्पोर्टेंट जो जिन नदियों का नाम आया था उन नदियों के बारे में हमने इसमें पढ़ लिया है। ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने जिस टॉपिक के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो हिमालय को निर्माण के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला है ट्रांस हिमालय, जिसके बारे में हम आज सिर्फ इसी के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांस हिमालय के बारे में ही पढ़ेंगे आज हम। धीरे धीरे हम सब कुछ कवर कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा लंबा खींचेंगे तो समझ में कम आएगा, छोटा छोटा पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आएगा और कंप्लीट भी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। दूसरा है महान हिमालय। देखो ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहते हैं और संस्कृत में से कृष्णागिरी पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं। दूसरा महान हिमालय, इसको बृहद हिमालय भी कहते हैं, आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, ग्रेट हिमालय भी कहते हैं और हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। तीसरा है लघु हिमालय, इसको मध्य हिमालय भी कहते हैं और हिमालय का धड़ भी कहा जाता है इसको। और चौथा है शिवालिक हिमालय और इसको बाह्य हिमालय भी कहते हैं दोस्तों ये हो गया हिमालय का ऊपरी आवरण। ठीक है। अब इसके बाद हम इसके अंदर चलते हैं ट्रांस हिमालय के। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है दोस्तों ट्रांस हिमालय। ये जो हिस्सा देख रहे हो आप, ये हिमालय है। यह हिमालय की सीमा बनी हुई है ये। ठीक है। और यहाँ से ठीक है, यहाँ से बृहद हिमालय स्टार्ट होता है और ये ऊपरी जो भाग है ये ट्रांस हिमालय में आता है। देखिए दोस्तों पहले हम ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं वो प्रायद्वीपीय पढ़ा रहा है अपना ये वाला। तो इसकी ओर तो उत्तल मतलब इस प्रकार से आती हैं। ठीक है। और तिब्बत की ओर अवतल तरीके से मुड़ी होती है, इस प्रकार से मुड़ी होती है। तिब्बत की ओर यूं मुड़ी होती है और अपने प्रायद्वीप पठार की तरफ उत्तल यूं मुड़ी होती है। ठीक है दोस्तों। और ट्रांस हिमालय की जो लंबाई है वो 960 किलोमीटर है, 960 किलोमीटर, और औसत ऊंचाई 3100 किलोमीटर। अब आप कहोगे कहना कि इसकी तो K2 की ऊंचाई 8000 किलोमीटर से ऊपर है तो 3100 किलोमीटर। दोस्तों कुछ भाग गहरा है, कुछ भाग उठा हुआ है, तो औसत ऊंचाई की बात की है मैंने, तो औसत ऊंचाई 3100 किलोमीटर। ठीक है। ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहते हैं, मैं बता ही चुका हूँ। ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। सबसे बड़ी बात, ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है, क्योंकि हिमालय का निर्माण 33 सागर के अपसादी मलबों से हुआ है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। जबकि ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट का भाग है। यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट मैंने कल पिछले वीडियो में आपको बताया था। दोस्तों ये ट्रांस हिमालय जो है वो साल भर बर्फ से ढका रहता है, इसलिए यहाँ पर वनस्पति नहीं पाई जाती, इसलिए ट्रांस हिमालय वनस्पति रहित है। एग्जाम में पूछा जाए कि हिमालय का कौन सा भाग वनस्पति रहित है तो वो है ट्रांस हिमालय यानी पार हिमालय। ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं यहाँ पे ट्रांस हिमालय पर। दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ श्रेणियाँ बनाई हुई हैं। देखिए ये जो श्रेणी बनी हुई है, एक एक को ध्यान से देखते जाइए। ठीक है। ये है काराकोरम श्रेणी। ठीक है। इसका हिस्सा दोस्तों तिब्बत में भी जाता है। ठीक है। और तिब्बत में इसे कहते हैं काराकोरम को ही। ठीक है। मैं यहाँ कर देता हूँ कैलाश पर्वत श्रेणी। ठीक है दोस्तों। तिब्बत में काराकोरम श्रेणी को कैलाश श्रेणी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। काराकोरम श्रेणी में एक दर्रा बना हुआ है जिसे काराकोरम दर्रा कहते हैं। ठीक है। जो कि अपने को भारत से मध्य एशिया यानी चीन की तरफ जाने का मार्ग प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों।
बहुत सारे दर्रे हैं, एक दर्रे का अलग से वीडियो भी बनाऊंगा मैं, लेकिन हम जो ट्रांस हिमालय में जो दर्रे पढ़ेंगे उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रांस हिमालय में जो नदी पढ़ेंगी उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो नदी पढ़ेंगी वो मैं उनके बारे में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और जितनी भी श्रेणी पढ़ रही है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। और जो चोटियाँ पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय में उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ सब कुछ लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेके और इसको बार बार आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हो गई आपकी काराकोरम दर्रा। इसके बाद ये दोस्तों ये है अपनी श्योक नदी जो कि काराकोरम दर्रा के दक्षिण में है। फिर इसके बाद दोस्तों ये आ गया अपनी लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, ठीक है दोस्तों। लद्दाख श्रेणी के नीचे आ गई अपनी सिंध नदी, और सिंध नदी के नीचे है अपना जास्कर श्रेणी। ये जास्कर श्रेणी जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होते हुए हिमाचल प्रदेश तक ये फैली हुई है, जास्कर श्रेणी। दोस्तों ये जो श्रेणियाँ ये आगे तिब्बत की ओर भी फैली हुई हैं, लेकिन हम सिर्फ भारत के अंदर जो हिस्सा है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ तक बना दिए, यहीं तक है। इसका अधिकांश भाग दोस्तों भारत के अंदर पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। यहाँ जास्कर श्रेणी के बाद सचर जोन है और उसके बाद बृहद हिमालय है। तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को जो अलग करती है वो कौन सा जोन है, सचर जोन, ठीक है दोस्तों। इन चारों को जब ये पूरा हिमालय कंप्लीट हो जाएगा अपना, तब मैं इन सारे जोनों के बारे में आपको बता दूंगा, और मैं सारे इसको पूरे को एक साथ इस तरीके से लिख दूंगा, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों धीरे धीरे समझते हैं अपन ट्रांस हिमालय का ऊपरी भाग। यहाँ चलते हैं काराकोरम दर्रा से ऊपर, ठीक है। काराकोरम दर्रा में कुछ ग्लेशियर हैं यानी हिमनद हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ट्रांस हिमालय में यहाँ पर जो गिलगित पाक अधिकृत कश्मीर है, यहीं पर ये हिस्सा अधिकतर पाया जाता है, ठीक है, जहाँ पर ये हिमनद बने हुए हैं, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय में मुख्य जो हिमनद है हम बात कर लेते हैं। पहला है सियाचिन, गैर ध्रुवीय। गैर ध्रुवीय मतलब जो हिमनद जो ग्लेशियर ध्रुवों में पड़ते हैं, एक तो ध्रुवों में बर्फ़ ढकी रहती है सालों साल, तो वो हो गए ध्रुवीय ग्लेशियर। और जो ध्रुवों पर नहीं है जैसे कि हिमालय और अन्य पर्वत श्रेणियाँ, उन पर जो ग्लेशियर पाए जाते हैं वो होते हैं गैर ध्रुवीय ग्लेशियर, ठीक है, यानी गैर ध्रुवीय हिमनद। तो सियाचिन गैर ध्रुवीय, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है, ठीक है दोस्तों। तो आप बोलोगे पहला कौन सा है, तो पहला है ताजिकिस्तान का फैसेंको या फैतचेंको। ये विश्व का प्रथम सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसके बाद है सियाचिन के बाद आते हैं, दूसरा है बाल्टोरा। ये भी काराकोरम पर स्थित है, काराकोरम के ऊपर गिलगित बाल्टिस्तान में स्थित है, ठीक है। तीसरा है बियाफो, ये भी गैर ध्रुवीय, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा, ये भी गिलगित बाल्टिस्तान में, और ये तीसरा सबसे बड़ा है। और चौथा है हिस्पर, ये भी पीओके में गिलगित बाल्टिस्तान में है, ठीक है दोस्तों। अब अगर दोस्तों हम बियाफो और हिस्पर को एक साथ मिला दें तो दोस्तों ये विश्व का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय हिमनद ग्लेशियर बन जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इस प्रकार से जोड़ जोड़ के बाल्टोरा बियाफो प्लस करके फिर सियाचिन इस प्रकार से, तो यहाँ पर बियाफो और हिस्पर को मिला दिया जाए दोनों को, तो विश्व का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय हिमनद बन जाता है, ठीक है दोस्तों। ये हो गए काराकोरम दर्रा। अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं काराकोरम दर्रा, ये काराकोरम श्रेणी, ये काराकोरम श्रेणी है, ये काराकोरम दर्रा है। काराकोरम दर्रा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि ये भारत और चीन मध्य एशिया के बीच रास्ता प्रदान करता है, ठीक है। अब काराकोरम दर्रा ये पर्वत श्रेणी है। ये दोस्तों काराकोरम पर्वत श्रेणी पाकिस्तान, भारत, चीन, तिब्बत तक फैली हुई है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है K2 गॉडविन ऑस्टिन। ये K2 गॉडविन मैंने लिख दिया यहाँ पर, K2 गॉडविन ऑस्टिन चोटी, ठीक है दोस्तों। K2 के बारे में पढ़ लेते हैं। ये गिलगित बाल्टिस्तान में स्थित है, यानी पाक अधिकृत कश्मीर में आती है। ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी है, प्रथम एवरेस्ट, ठीक है। और ये भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है, कैसे कि ये भारत की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है, ठीक है दोस्तों, लेकिन ये जो चोटी है ये पीओके में आती है। इसलिए कभी कभी कई एग्जाम में कंचनजंगा जो कि सिक्किम पर है, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी मान ली जाती है। चोटी। और
इस तरीके से तो कंचनजंगा, और वैसे अगर बोला जाए तो K2 ही अपने भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया। इसके बाद दोस्तों ये हो गया काराकोरम पर्वत श्रेणी में चोटी हो गई, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है ये मैंने बता दिया। दर्रे के बारे में मैंने बता दिया आपको। काराकोरम के ऊपर जो स्थित हिमनद है उनके बारे में बता दिया मैंने आपको। अब दोस्तों इसके बाद काराकोरम दर्रा और लद्दाख श्रेणी, इसके बाद आती है लद्दाख श्रेणी। इसके बीच में बहती है श्योक नदी। तो श्योक नदी के दक्षिण में और सिंधु नदी लद्दाख के नीचे जो है वो बहती है सिंधु नदी। और सिंधु नदी के किनारे पर लेह, जो कि लद्दाख का जिला है और राजधानी है, ठीक है, वहाँ से वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है लेह। ठीक है, तो सिंधु नदी और श्योक नदी के मध्य में जो स्थित है वो है लद्दाख श्रेणी। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं हम लद्दाख श्रेणी पर। लद्दाख श्रेणी श्योक एवं सिंधु नदी के बीच में, श्योक एवं सिंधु नदी के बीच में मैंने चित्र में बनाया हुआ है लद्दाख श्रेणी। इसके उत्तर में श्योक नदी, इसके दक्षिण में सिंधु नदी। ठीक है दोस्तों, और इसकी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों माउंट राकापोसी, ये बर्फ से ढकी हुई रहती है। ये भी पीओके में गिलगित में स्थित है। ठीक है दोस्तों, विश्व में इसका ऊंचाई में 27वां स्थान है। और इसे धुंध की माँ भी कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल ये बर्फ धुंध में रहता है, एकदम धुंध से दिखाई नहीं देता। ठीक है, इसे धुंध की माँ भी कहते हैं। और ये सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है। ठीक है दोस्तों, और लद्दाख श्रेणी पर जो दर्रा पाया जाता है उसे कहते हैं खरदुल्ला दर्रा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना लद्दाख श्रेणी। ये लद्दाख श्रेणी हो गई, ये लद्दाख श्रेणी। ये जो पर्वत है राकापोसी पर्वत है। और यहाँ पर दोस्तों राकापोसी पर्वत से ऊपर ये भी पीओके में स्थित है, जिसको नंगा पर्वत कहते हैं। और दोस्तों इसे कातिल पर्वत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर आज तक जिसने भी चढ़ने की कोशिश की है उनमें से अधिकतर लोगों की मौत हो चुकी है, इसलिए इसको कातिल पर्वत भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना लद्दाख श्रेणी। इसके बाद दोस्तों लद्दाख श्रेणी के बाद सिंधु नदी के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। ये दोस्तों इस तरीके से बहती हुई ये नंगा पर्वत के पास से मुड़ती हुई भारत से बाहर जाती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है। नंगा पर्वत की तरफ मुड़ती हुई और पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आते हैं जास्कर श्रेणी। ये जास्कर श्रेणी है, ये बनी हुई है जास्कर श्रेणी। ठीक है, ये दोस्तों जम्मू कश्मीर से लेके और हिमाचल प्रदेश तक फैली हुई है। दोस्तों इस पर 4 दर्रे बने हुए हैं, मुख्य 4 दर्रे हैं। कौन कौन से हैं? सिपकिला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, बुर्जल दर्रा और जोजिला दर्रा। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर बना दिए हैं। ये तो हो गया खरदुल्ला दर्रा लद्दाख श्रेणी पर। ठीक है, ये और ये है जास्कर श्रेणी पर। ये हो गया अपना सिपकिला दर्रा। ठीक है, और ये हो गया बड़ा लाचा दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में है। ये हो गया अपना जोजिला दर्रा और ये हो गया अपना बुर्जल दर्रा। ठीक है दोस्तों, बुर्जल जो दर्रा है, ये जो दर्रा है ये श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। यहाँ गिलगित, ये है बुर्जल दर्रा और श्रीनगर को जोड़ती है। और जो जोजिला दर्रा है इसका दोस्तों सिंधु नदी इसका निर्माण करती है। ठीक है, जोजिला दर्रा का, और ये लेह और श्रीनगर के लिए मार्ग प्रदान करती है। बड़ा लाचा दर्रा, ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में ये दर्रा पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और जो है बुर्जल ये सिपकिला दर्रा, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिला दर्रा और इसी से सतलज नदी बहती है, इसी से होकर सतलज नदी बहती है। ठीक है, और ये जास्कर श्रेणी पर स्थित है और ये शिमला से तिब्बत के बीच मार्ग प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये मैंने हिमालय के ट्रांस हिमालय टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे, और कुछ कमी रह गई है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बृहद हिमालय के बारे में पढ़ेंगे और बृहद हिमालय की चोटियों के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों जैसे जैसे हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा उसके साथ ही मैं दर्रे, चोटियाँ, इनके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, हिमालय के साथ भी कंप्लीट हो जाएगी और चोटियों के बाद फिर हम पढ़ेंगे नदियों के बारे में। इस प्रकार से हम धीरे धीरे भारत के संपूर्ण भूगोल को हम कंप्लीट करेंगे।
ठीक है, सभी चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलता हूँ, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।